नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे पानी, मौसम और बीमारियों के बारे में। दरअसल सर्दी का मौसम तो सेहत का मौसम माना जाता है, लेकिन इन दिनों प्रदूषण की वजह से और प्रदूषित पानी की वजह से बीमारियों ने घर घर में डेरा जमा लिया है। मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक यही हालात है। अब ऊपर से कोहरा, कह सकते हैं कि करेला में नीम चढ़ा। अब कोहरे की वजह से यातायात तो अवरुद्ध होता ही है, लेकिन साथ ही बीमारियों की रफ्तार भी बढ़ जाती है और इसमें बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा चपेट में आते हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की हम बात करें तो वो पानी की वजह से और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है। मौसम का कहर तो है ही है, और पानी का प्रदूषण है जिसने वहाँ 16 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। ये एक चिंता में डालने वाली बात है। स्कूल के समय प्रशासन ने बदल दिए हैं। बच्चों के मामले में कह सकते हैं कि 8वीं क्लास तक के बच्चे अब 9:30 बजे के बाद ही स्कूल पहुंचा करेंगे। लेकिन सबसे खास बात वो ये कि वायरल ने एक तरह से गति पकड़ ली है, जो मौसमी बुखार जिसे कहते हैं। लेकिन ये बुखार कोरोना के बाद जब हो रहा है, लंबा चल रहा है और रिकवरी बड़ी धीमी हो रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 4 मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में जैन सिंह तोमर जी, बहुत जल्द उनसे बात करेंगे। दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ नागेंद्र सिंह परमार जी, जो सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इसके बाद इंदौर से जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी, और डॉक्टर के रूप में जुड़ेंगे डॉक्टर आसिफ अली, जो कोरोना से लेकर बाकी सारी ऐसी डिसीज़ जिसे महामारी कहते हैं उस पर खासी पकड़ रखते हैं। तो कह सकते हैं कि AQI का लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच रहा है। दिल्ली में ये 700 और 600 के बीच झूल रहा था। भोपाल झीलों का शहर है, लेकिन यहाँ भी हालत ख़राब है, और नगर निगम की टीम जहाँ जहाँ AQI के मीटर लगे हैं वहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का स्प्रे लगातार करती, ताकि प्रदूषण के कण रिकॉर्ड में आने पाए और दिखे ये कि यहाँ की आबो हवा बेहतर है। तो कह सकते हैं कि हवा जहरीली है, पानी जहरीला है, और इसके साथ साथ मौसम ने अपना कहर बरपाया हुआ है। और आम अगर हम बात करें रोज़मर्रा की, तो रिश्ते भी सियासत के हों चाहे सामाजिक, दिन ब दिन जहरीले होते जा रहे हैं। तो चौतरफा कहर है। इसी पर विस्तार से बात। चर्चा में जुड़ गए हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी जैन सिंह तोमर जी, गौरव चतुर्वेदी जी, और दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार और डॉक्टर आसिफ अली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जैन जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, मौसम तो हर साल बदलता, कोई नई बात नहीं है कि मौसम पहली बार दिसंबर के बाद सर्दी आ रही हो या जनवरी के बाद, जनवरी में कोहरे का मौसम हो। लेकिन इस पूरे, जिसे कहते हैं कि समस्या में, इस पूरी आफत में प्रदूषण ने एक ऐसा विष घोल दिया है कि ये स्थिति 2 गुनी, 3 गुनी और चौगुना बढ़ गई है। कोरोना से बीमार लोग अपने आप को रिकवर करने में लगे हैं। हालांकि थोड़ा सा टाइम गुजर गया कोरोना को भी, लेकिन हर साल जब बुखार आता है तो लोग उसकी बीमारी और कमजोरी से लंबे समय तक पीड़ित होते हैं। पहले आपकी राय, फिर मैं डॉक्टर आसिफ अली जी के पास भी आऊँगा। जैन जी क्या सोचते हैं? राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो प्रदूषण है, इसके कारण काफ़ी दिक्कतें आ ही रही हैं, और सबसे गंभीर बात ये है कि देश के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन सब ने ये माना कि दिल्ली में रहना उनके लिए कितना कठिन है। तो उन महत्वपूर्ण लोगों के लिए कठिन है, तो जो जन सामान्य है उसके लिए कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। और प्रदूषण की जहाँ तक बात है, तो ये तो पूरे देश में ये स्थिति है। आप इसके कारण ये जो कोहरा है, ये अपने आप में किस तरह की बीमारियां लेकर आता है या आएगा, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाल ही में इंदौर में जिस तरह से गंदे पानी के कारण जिस तरह का हाहाकार मचा है, वो हम सबके सामने है। और जब इंदौर जो सबसे स्वच्छ नगर का जिसको तमगा मिला है, वहाँ ये स्थिति है, तो फिर देश के और मध्य प्रदेश के तमाम जो नगर निगम, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ क्या हालत होगी, ख़ासतौर पे झुग्गी बस्तियों में क्या हालत होगी पीने के पानी की। तो पीने के पानी के मसला अगर हल कर लिया जाए, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनसे हम लोगों को
छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल जैन जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी हम अपनी आवाम को शुद्ध पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इसके बाद फिर रोटी कपड़ा मकान से ऊपर हम चांद पर जाने की बात करते हैं, मंगल ग्रह पे बेशक जा भी रहे हैं, और इसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन सबके लिए बधाई, जो हमारे साइंटिस्ट है, सरकारें। लेकिन प्रशासन का जहाँ तक मामला है, वो एक तरह से सरकार और जनता के टैक्स के पैसे को पूरा बर्बाद करने में लगा हुआ। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हमारा सिस्टम जो है वो फेलियर है उसका। इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ, सवाल ये नहीं कि मौसम बिगड़ रहा है, सवाल है कि हम पेड़ काट रहे हैं। एनजीटी की पाबंदी के बावजूद हमारा प्रशासन चालाकी से काम करता है और पेड़ों को एक दो नहीं हज़ारों पेड़ों को कटवा देता है। ये भोपाल राजधानी की बात है, गांव कस्बे की तो हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको तो सोचकर भी डर लगता है कि वहाँ क्या स्थिति होती होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पहले पराली की बात होती थी, अब जहरीली हवा जो है वो जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली में लोगों ने रहना कम कर दिया है। लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली के आसपास के उन इलाकों की तलाश कर रहे हैं जहां वो ऐसे आशियाने बना सके जहां उनको सांस लेने में शुद्ध हवा मिल सके, और शुद्ध ना मिले तो कम से कम जानलेवा ना हो। ये स्थिति है। मैं सबसे बाद में आऊँगा डॉक्टर आसिफ अली साहब आपके पास। आपसे पहले मैं हमारे साथ इंदौर के साथी जुड़ गए हैं, हमारे पत्रकार साथी गौरव जी। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यहाँ सुन रहा हूँ राघवेंद्र जी, नमस्कार। दरअसल स्थितियां हर दिन विकट होती जा रही हैं। जीने लायक हालात, कम से कम प्रदूषण के मामले में बात करें, प्रशासन के जो ऑफिसर होते हैं, जिसे हम आईएएस ऑफिसर कहते हैं, या उससे नीचे के जो स्टेट सर्विस के लोग होते हैं, वो आम आदमी की ज़िंदगी में और जहर और मुश्किलें घोलने में लगे हैं। अतिक्रमण कराते हैं, शिकायतों के बाद हटते नहीं हैं। आप देखिए कि पानी की शिकायतें 700 दफ़ा हुई थी इंदौर में, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम की नाराज़गी और प्रशासन की नाफरमानी, इससे लोगों की ज़िंदगी को मुहाल कर दिया है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आम आदमी का खान पान, रहन सहन, आबो हवा और बाकी चीजें तो बिगड़ी हुई हैं। और जो सबसे बड़ा एक रीजन है आराम तलबी, और आराम तलबी के साथ साथ जो हमने कोरोना की त्रासदी झेली थी, और जिस कोरोना की त्रासदी के बाद जो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हुआ है, डॉक्टर आसिफ अली जी आपके साथ है, वो आपको बता भी देंगे कि जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा हुआ है हर व्यक्ति का, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली हो गई वो जीवन शैली अब बहुत आसानी के साथ, आराम के साथ रहने की आदत पड़ गई है। तो एक सबसे बड़ा कारण है मौसम। तो देखिए आता और जाता है, मौसम के अनुरूप हमें ढलना होगा, मौसम हमारे अनुरूप नहीं ढल सकता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी रही कि पर्यावरण को लेकर के जो चिंताएं की जाना चाहिए थी, वो चिंताओं को हमने छोड़ करके अंधाधुंध बेतरतीब तरीके से पेड़ काटे, अपने शहरों का विकास किया, अपने खेतों में केमिकल्स यूज किए। तो इन सारी वजह से जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो खत्म हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में जब नगर निगम भी स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहा है, तो आम आदमी से अपन यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो पानी भी उबाल कर पिए और खाना भी धोकर 3-4 बार धोकर खाएं, जिससे वो जो केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं वो उनकी मात्रा कम से कम हो। लेकिन गौरव जी, हवा को कैसे उबालेंगे? हवा जो जा रही है प्रदूषण को लेकर, हमारे फेफड़ों में जब हवा जाती है, बहुत सारे कण उसमें जाते हैं जो जानलेवा होते हैं, फिर बाद में वो हमारे लंग्स को अफेक्टेड करते हैं, फिर आंतों को करते हैं, और डॉक्टर साहब बताएंगे कि किस तरह से वो खून में भी शामिल हो जाते हैं। पानी को उबाल लेंगे, हम आराम तलबी भी ख़त्म कर देंगे, सुबह शाम एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन हवा तो वही जाएगी ना जिसमें बहुत सारे बीमारियों वाले कण हैं, वायरस है, बैक्टीरिया हैं। इसका मैं ज़रूर आप अपनी बातचीत में भी इस पर हम बात करेंगे कि क्या रास्ते हो सकते हैं, और डॉक्टर आसिफ अली से भी पूछेंगे कि इसके लिए क्या चीज़ें हो सकती है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन उसके पहले दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, कहते हैं कि दिल्ली में लोगों ने अब धीरे धीरे रहना कम कर दिया, खासतौर से दिसंबर से जनवरी फरवरी तक की हम बात करें, और उस वक्त जब पराली जलती है धान कटने के बाद, क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको भविष्य की, कि दिल्ली के आसपास लोग कितना रहेंगे या कितना गांव की तरफ जाएंगे? राघवेंद्र जी, देखिए, प्रकृति से पिछले कुछ वर्षों में हमने जिस तरह से छेड़छाड़ करी है,
जिसका प्रभाव हमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिला है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हर व्यक्ति का सबसे बड़ा टास्क अपने जीवन को किस तरह सुरक्षित रख पाए, ये सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा। जो अनाधुंध अभी पैसा कमाने की, लग्जरी की, इन सब की होड़ है, लगी हुई है, लोगों का ध्यान इस तरफ है, उसकी बजाय मेरे को लगता है जीवन बचाने की होड़ सबसे बड़ी हो जाएगी। आप देखिए पिछले लगातार कुछ सालों से नवंबर से लेकर और जनवरी अंत तक पोल्यूशन का भारी संकट दिल्ली एनसीआर में रहता है। और दिल्ली एनसीआर नहीं, अब तो मैं इसमें पूरा उत्तर भारत शामिल कहूंगा कि पूरे उत्तर भारत की कमोबेश स्थिति यही है। और उस पे जब कोहरा या धुंध कहिए वो मिल जाता है तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर बन जाती है। देखिए यहाँ इस समय दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो श्वास संबंधी रोगों की मरीज है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। श्वास संबंधी रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या खांसी, क्या जुकाम, क्या आपको दमा या अस्थमा टाइप कहिए आप, और गले में खराश कहिए, उसके साथ होने वाले बुखार है। और क्योंकि ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध आबो हवा है, ना खान पान शुद्ध है, और कुछ लोगों की जीवन शैली भी इस तरह की हो गई है कि भाई वो आराम तल भी ज्यादा पसंद करते हैं। उसके चलते अब पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर में और कमोबेश और भी जगह की स्थिति होगी कि हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा है। अब हृदयाघात संबंधी रोगों की भी संख्या बढ़ रही है ऐसे मरीजों की। और यूरोप में कुछ साल पहले जो सर्दी में आप डिप्रेशन कहिए या स्ट्रेस का जो चलन था, सर्दियों के मौसम में बढ़ता था, अब वो हमें भारत में भी बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। तो ये एक और परिवर्तन नया आया है इन दिनों में। तो स्थिति ये है। बिल्कुल, जीवन शैली बदल रही है। हम 24 घंटे पैसे कमाने की होड़ में लगे हैं, ना शरीर को आराम दे रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं। खान पान हमारा ऐसा हो गया कि हम फास्ट फूड या जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, चले गए हैं। जाना तो गलत शब्द है, जा चुके हैं, और हमारी एक पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है। लेकिन डॉक्टर आसिफ अली साहब, अस्पतालों में बुखार खांसी आम बात हुआ करती थी, मरीजों का आना बदलते मौसम में। लेकिन अब जो कोरोना के बाद की स्थिति है, पेड़ कट रहे हैं, हवा में जहर घुला हुआ है, पानी में जहर है, रिश्तों में भी जहर घुला हुआ है। हालांकि वो थोड़ा सा रूहानी बात है, लेकिन ये जो दिखने वाली चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, पानी, हवा, हमने इन सब की जो है बैंड बजा के रखी हुई है। इसको इस कदर जहरीला कर दिया है कि दिल्ली से लोग, मेरे कई ऐसे परिचित हैं जो दिल्ली छोड़कर 2-3 महीने के लिए बाहर चले गए। जब थोड़ा सा पॉल्यूशन वहाँ नियंत्रित होगा तब वो लौट कर वापस आएंगे। और कमोबेश इस कदर हालात भोपाल जैसे शहर में भी हो रहे हैं, जो झीलों, पहाड़ों का, और हम कह सकते हैं कि जंगलात का जो शहर माना जाता था। आपकी राय, इससे दवाइयाँ क्या हो सकती है वो आप बताएं, और एहतियात क्या बरतें ये बताएं। राघवी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे फिर एक बार बुलाया अपनी राय रखने के लिए। देखिए, अभी ये जो मौसम है ये वाकई डेंजर है, लेकिन डेंजर होने आप देखते होंगे हमेशा कि गांव में लोग छत है उसको सही करने पे जुड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पानी कहीं अंदर ना बैठ जाए। इसी तरह हमारे लिए ये जरूरी है अब कि मौसम जैसे जैसे बदलता है, उस बदलते हुए मौसम के हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना काल में कोरोना ने हमें एक अलर्ट दे दिया है कि हमारी बॉडी जो है वो खोखली है। और खोखली वो किस तरह से है कि इंडिया एक डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, और इतनी डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे हर चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करना होता है। ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होता है? केमिकल से होता है। जब केमिकल हर चीज में होगा, वो चाहे आपके फ्रूट्स में होगा, वेजिटेबल में होगा, और पानी में होगा, और हर चीज में, दूध में होगा, एवरीथिंग, अंडों में होगा, हर चीज में अगर केमिकल होगा तो केमिकल लेने से हमारी इम्यूनिटी दिन पे दिन कम होती जाएगी। अब हमें क्या ऐसा करना जरूरी है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर पाए। जिससे देखिए, आप मौसम को नहीं बदल सकते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई पॉल्यूशन कम करने के लिए गाड़ियां कम चलाइए, ये भी नहीं कह सकते हैं कि आग मत जलाइए। ये सब चीजें हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसा कि हम लोग कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, इम्यूनिटी जो होती है वो विटामिन और मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की सही मात्रा है तो वो इस तरह के जो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो स्मोक है, इस तरह की जो पॉल्यूशन है, उससे लड़ने के काबिल हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि हम दूसरे देश
किस तरह से हम पे हमला करेंगे, हम उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि वो इन सब चीजों से अफेक्ट ना हो। देखिए, कोरोना ने हमें एक चीज बता दिया है कि अगर इस तरह के सिचुएशन हमारे सामने आए तो कम से कम हमें मास्क लगा लेना चाहिए। अब मास्क का मतलब सिर्फ कोरोना नहीं है। कोरोना निकल गया, लोगों ने सोचा कि मास्क की अब कोई जरूरत नहीं है। जब ठंड आती है और ठंडी हवाएं चलती हैं तो जो ठंड में जो नमी होती है वो जम जाती है, जिसे हम फोग या फिर कोहरा कहते हैं। अच्छा, कोहरा भी इतना डेंजर नहीं है, लेकिन कोहरा में जब पॉल्यूशन ऐड हो जाता है और वो पॉल्यूशन हमारे लंग्स में चला जाता है तो ये हमारे लिए ज्यादा फिक्र की बात है और ज्यादा डेंजर है। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम सर्दी आने से पहले अगर हम करा सके विटामिन डी का टेस्ट, तो विटामिन डी का टेस्ट करा लें और हम देखें कि अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर में ठीक है तो फिर भी जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो ये है कि हम अपने आप को कवर करके रखें, गर्म करके रखें। और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है, जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर हम डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में विटामिन डी लेने की कोशिश करें। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और वो इस तरह के सिचुएशन में हमारी मदद करता है कि हम अगर हार्ट के पेशेंट हैं, अगर अस्थमा के पेशेंट हैं, बच्चों के लिए ये मौसम बहुत खतरनाक है जी। तो बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जो अस्थमैटिक हैं और जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए जरूरी है कि अगर वो अपने शरीर में विटामिन डी की सही मात्रा रखेंगे तो ये विटामिन डी इस तरह की सिचुएशन में हमारी मदद करेगा और फाइट करने की कोशिश करेगा और बॉडी को इम्प्रूव करेगा जी। तो जो हम कर सकते हैं वो हम करें। हम नहीं कर सकते कि हम लोगों से बोलें गाड़ी चलाना बंद कर दो, आग डॉक्टर जलाना साहब, बंद कर दो। एक चीज मैं ये पूछूंगा आपसे, एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक वैक्सीन भी आते हैं कुछ बीमारियों से बचने के लिए जो बुजुर्गों को लगाए जाते हैं कि खांसी, बुखार, लीवर से, जॉइंटिस से जुड़े हुए, अगर वो वैक्सीन साल में शायद एक दफे लगाए जाते हैं, क्या उसकी सलाह भी दी जा सकती है कि वो अपने डॉक्टर से बात करके अपने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कम से कम ऐसे वैक्सीन लगवा दें जिससे सर्दी में या लीवर की बीमारी में बचाव हो, क्योंकि ये बीमारियां बढ़ रही हैं इस मौसम में? देखें, वैक्सीन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस कम होने की वजह से हमें लगता है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए होता है और एक खास उम्र के लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं है, फ्लू के लिए भी वैक्सीन आ गया है जी। वो वैक्सीन आप कंसल्ट करके वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव रहे, जो मात्रा हमारे अंदर विटामिन की होना चाहिए वो बराबर रहे। अगर वो बराबर रहेगी तो शायद हम इस तरह के रोग से लड़ने के काबिल बन सके। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, जल्दी से पूछ लेता हूँ क्योंकि अब दूसरे दौर की बातचीत में वक्त कम बचेगा। जैन जी, स्कूल कॉलेज की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें, वहाँ की जो टंकियाँ हैं वो महीनों से नहीं सालों से साफ नहीं होती और लोग उसी का पानी पीते हैं। स्कूल में भी ये स्थिति है, कॉलेजों में भी ये स्थिति है। इंदौर के हादसे के बाद भी हालात अभी सुधरे नहीं है। टंकियों में बदस्तूर, अस्पताल की टंकियाँ भी साफ नहीं हुई हैं। बच्चों के कॉलेज की या स्कूल की बात करें, वहाँ भी गड़बड़ी है। तो कह सकते हैं कि ये जो लापरवाही है वो इस कदर है कि हमारे जो प्रशासनिक जड़ता है वो उससे तोड़ नहीं पा रही है। आपकी इसमें भी कोई टिप्पणी? राघवन जी, भारतीय समाज, खासतौर पे उत्तर भारत का जो समाज है वो सेहत के मामले में थोड़ा लापरवाह दिखाई देता है। और ये जो पानी का मसला है, इस मामले में भी एक समय था जब कुएं से पानी भरते थे तब उसमें क्लोरीन डालते थे। अब जब नल जल योजना है, अब तो सब कुछ नगर निगम और जो व्यवस्था है उस पर निर्भर करती है। तो लेकिन इसके बावजूद हर मामले में पानी, हवा, मिट्टी ये दूषित न हो, इसका ख्याल रखना समुदाय का भी दायित्व है। बेशक, अगर समुदाय इतना समझदार होता तो फिर सरकारें क्यों बनाते? हम तो समुदाय से भी काम चलाते। पुराने ज़माने में जनपदें हुआ करती थी, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे, गांव की पंचायती सब कुछ ठीक कर लेती थी। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी एग्ज़ाम देकर जो लोग आते हैं हुकूमत करने के लिए प्रशासनिक सेवा में, अगर वो जाग जाएं तो समुदाय तो सोता ही है ना। उसने अपने आलस को बचाने के लिए सरकारों का चयन कर लिया, अफसरों का चयन कर लिया ताकि हम आराम से सोए। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारें भी सो रही है और अफसर भी सो रहे हैं। हम लोग तो सोने के लिए बने हैं। हिंदुस्तानियों की हम बात करें तो चलिए ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन गौरव जी, हालात विकट हैं, पेड़ पौधे लगातार कट रहे हैं,
पानी का संकट बढ़ रहा है, खासतौर से प्रदूषित पानी का। जनता को अवेयर होने की दरकार है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें जनता के हाथ में नहीं होती है। अब टंकी की सफाई जनता के हाथ में नहीं है, जो वाटर सप्लाई हो रही है उसके नीचे सीवेज की अगर लाइन है तो उसको हटाना जनता के हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को जागना पड़ेगा अपनी कुंभकर्णी नींद से। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, आम जनता को स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे छोटे छोटे उपाय अपनाना पड़ेंगे। अगर उन उपायों को ईमानदारी के साथ अपना लिया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में एक और बड़ी विपदा हो सकती है या हो सकती थी, उससे हम बच सकते हैं। यही सबसे बड़ा, जैसे आप उत्पादन कम मत कीजिए, लेकिन जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय किए जाएं। चिकित्सकीय जो सलाह डॉक्टर साहब ने अभी बताई है उन सलाहों को अपनाया जाए। पारिवारिक स्तर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। राजनेता उस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अपना योगदान दें। ऐसा नहीं कि ये सारी व्यवस्थाएं सुधर नहीं सकती, बट इनको सुधारने के लिए जो छोटे छोटे उपाय करना पड़ेंगे और सामूहिक प्रयास करना पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तस्वीर आपके और हमारे सामने दिखाई देगी। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आप रोज गुजरते हैं भोपाल से इंदौर जाते समय, फंदा के पास में ये जो कुकिंग गैस का एक फिलिंग सेंटर है जहां बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं और बाहर से उसमें गैस आती है, फिर उसकी भोपाल में सप्लाई होती है। वो पहले जो संयंत्र थे वो लगे हुए थे छोला रोड पर, भोपाल बस स्टैंड के पास। वहाँ चूंकि बस्तियाँ बस गई थी, वहाँ से हटाकर उसको इंदौर रोड पर ले जाया गया फंदा के पास में। अब सबसे खास बात है कि उसके आसपास भी बस्ती बस रही है। कल के दिन कोई वहाँ हादसा होगा तो सब लोग उसकी जद में आएंगे और बड़ी तादाद में नुकसान होगा। तो ये काम तो प्रशासन का भी है और जनता का भी है कि वो उसके आसपास ना तो प्लॉट लें ना मकान लें। अगर वो ले रहे हैं तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है, नगर निगम क्या कर रही है? दिक्कत ये है कि हम तो सोते ही हैं, हमको जगाने वाली या हमको बचाने वाली संस्था हमसे ज़्यादा अफीम खा के सो रही है। तो ये दिक्कत है। इस पर मुझे लगता है कि खाली जनता की जागरूकता जो है वो काम नहीं आएगी, इसमें प्रशासन को भी जागना पड़ेगा। लेकिन उसके जगाने के लिए इंदौर जैसे 17 लोग मरने वाले हादसे भी पर्याप्त नहीं है। ये संख्या और बढ़ी होगी तब शायद वो जागेंगे। अभी तो सिर्फ रस्मी तौर पर सब बात हो रही है। नागेंद्र जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? जी राघवेंद्र जी, देखिए प्रशासनिक और सरकारों की दक्षता तो हमने देख ही ली है। उनके भरोसे हमने इसे एक पीढ़ी ने उन्हीं के भरोसे सारी व्यवस्थाएं छोड़ी और क्या हाल हमें को देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इसमें हमें दोबारा उसी पुराने मॉडल पे जाना पड़ेगा। अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताई के जो बुजुर्गवार थे वो जैसी सलाहें दिया करते थे खान पान को लेके, रहन सहन को लेके और तमाम तरह की नैतिक शिक्षाओं को लेके, पर्यावरण प्रकृति को लेके, अगर वही मॉडल अपनाया जाए तो शायद हर एक परिवार अपनी जिम्मेवारी खुद लेगा। और खुद लेगा तो फिर शायद हम खुद सचेत होंगे, तभी सरकारों को सचेत करेंगे ना। तो ये मुझे लगता है कि इस मॉडल की जरूरत है दोबारा देश को। कुल मिलाकर पुरानी कहावत है कि जब आपको स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, तो मरना खुद पड़ेगा। अगर आपको अपने को बचाना है तो खुद जागना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें और हुक्मरान तो सोते रहते हैं। लेकिन अभी जो एक खबर ये भी है कि 2 दिन से जो सर्दी बढ़ी भोपाल में, मध्य प्रदेश में 21 जिले इस सर्दी की चपेट में है। स्कूलों का टाइमिंग बदल दिया गया है, बच्चे ताकि उसके शिकार ना हो। कम से कम 5वीं और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो 9:30 के बाद जाया करेंगे। आधा मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। कोई छोटी सी टिप्पणी आप करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो लोग सुबह वॉक करने जाते हैं कोशिश ये करें कि वॉक का टाइम वो बढ़ा दें। 8 बजे के बाद वॉक करने जाएं, क्योंकि उससे पहले कोहरा बहुत रहता है और कोहरे में अगर पॉल्यूशन ऐड होगा और वो उनके लंग्स में जाएगा तो उनके लिए हार्मफुल है। दूसरी चीज ये है, विटामिन सी जरूर लेना शुरू करें इस मौसम में। अपनी नाक को कवर करें मास्क के थ्रू, और विटामिन डी के सेवन से वो अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे इस तरह की परिस्थिति से लड़ा जा सकता है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि सर पर मफलर बांधें, कैप लगाएं, जुराबे पहने, शॉक्स पहने। अगर ये एहतियात बरतेंगे तो मुझे लगता है, और एकदम से बिस्तर से उठ के ठंडी हवा में ना निकले, क्योंकि उससे आपको कोल्ड का एक शॉक लग सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एहतियात करने की बात है, और वो कोई नई चीज़ नहीं है। जयंत जी, ये सब पुरानी बातें, लेकिन इनको याद हमको नेचर याद दिला रहा, प्रकृति याद दिला रही कि आप
वापस लौटिए पुराने दौर में। 2-3 वाक्यों में कोई टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी बहुत बड़ा महत्व है। दिल्ली में ऑड इवन शुरू हुआ था। हमारा मानना है कि अगर सभी राजनीतिक दल ये तय कर रहे हैं कि हर घर में एक ही कार रहेगी, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं रहेगी, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि लोग इस मुद्दे पर तो 7वीं 8वीं 10वीं मंजिल से कूद कर जान दे देंगे, मगर एक कार के सहारे वो नहीं रह सकते जब तक घर में 2-3 कार ना हो, 2-3 टू व्हीलर ना हो, और उसमें भी फिर नए नए मॉडल की कार ना हो। जी बिल्कुल। तो यही है कि सरकार और समुदाय दोनों को ही इस जी। मामले में सचेत होने की बहुत ठीक, आवश्यकता है। कह सकते हैं कि कोरोना बहुत सारे मायने में जानलेवा था, लेकिन प्रकृति के हिसाब से हम बात करें तो जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो नदियाँ साफ हो गई, हवा में प्रदूषण कम हो गया और ज़िंदगी में बड़ी शांति सी आ गई थी। हालांकि वो शांति मुर्दानी थी, वो उसमें जीवन कम था, लोग घरों में बैठे थे, लेकिन कई मामले में तो हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए कोरोना का, जिसने ये बताया कि अगर आप शराफत से रहेंगे, एहतियात से रहेंगे, तो ज़िंदगी बहुत कठिन नहीं है, आसान है। बस प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है। जितना आप इसके साथ बदतमीजी करेंगे, ये पलटवार जब करेगी, तो फिर कोई दवा, कोई इलाज, कोई सरकार काम नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि लोग घरों में रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और प्रकृति के साथ अपना नाता जोड़ेंगे, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, विटामिन डी, विटामिन ई और खाएंगे और मास्क लगा के रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो थोड़ा सा धूप निकलने के बाद 9-10 बजे, क्योंकि सुबह बहुत सर्दी रहती है और वो नुकसान भी कर सकती है। तो चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर आसिफ अली, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी धन्यवाद। गौरव जी बहुत धन्यवाद। और जयंत जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।